1993 पे 1993 RNTCP ने अडॉप्ट किया डॉट्स को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू DMS एकेडमी। लो बच्चों, कल सुबह की क्लास को लेकर जो आपको कंफ्यूजन है थोड़े बहुत, ठीक है, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्स के हिसाब से आप लोग एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस क्वेश्चन का आप लोगों को क्या जवाब। ठीक, तो कैसा आप अपने पहली बात की थी 1962, ठीक है, 1962 नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, पहला सन 1962, इसके बारे में लॉन्चिंग की बात करें, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के 1962 पहला सन। ठीक है, दूसरा पर आता है 1993 पे 1993 RNTCP ने अडॉप्ट किया डॉट्स को। ठीक है, 1993 में। उसका तो बोल रहा है 1993 से लेके 1998 अप टू 2006। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हुआ था डॉट्स का प्रोग्राम, ये पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में हुआ था। ठीक है, 3 पायलट प्रोजेक्ट चले थे। पायलट प्रोजेक्ट फर्स्ट, पायलट प्रोजेक्ट सेकंड और पायलट प्रोजेक्ट थर्ड। पायलट प्रोजेक्ट थर्ड। ठीक, 2006 में अपन बोलते हैं स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी। ठीक है, स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी। ठीक, स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी के लिए जो सन लिखा जाता है वो 2005 लिखा जाता है, 2005। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन जो अपने से जनरली तो पहले पेपर्स में पूछे गए या अब पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन तो आपको डिस्कस कर देता हूँ। या तो अपने से पूछा जाता है कि साहब इंडिया में फर्स्ट लॉन्चिंग कब हुई नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम की, लिखा जाता है 1962। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में से पूछा जाता है डॉट्स, तब लिखा जाता है 1993। ठीक है, एक अपने से पूछा जाता है स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी, तब लिखा जाता है 2005। ठीक है, 2005। ठीक, और जो लास्ट नाम अभी के लिए होता है एनटीबी स्ट्रेटजी। ये लिखा जाता है 2015। ठीक है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट में, ठीक है, लॉन्ग टर्म चले थे सारे प्रोग्राम। अपने को सिर्फ जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे थे वो क्रैक करने। ठीक, अगर अपने से कोई पूछता है कि इनिशियली कब लॉन्च हुआ इंडिया में, लिखना होता है 1962। RNTCP ने डॉट्स को कब इंक्लूड किया, तब लिखना होता है 1993। ठीक है, स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी अगर पूछते हैं तब लिखना होता है 2005। ठीक, और अगर पूछते हैं एनटीबी स्ट्रेटजी तब लिखना होता है 2015। ठीक, अब सुन लेना ध्यान से, अगर आपको ऑप्शंस में 1993 नहीं मिल रहा है, तब आपको 1994 करके आना अपनी मजबूरी हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, 1993 मिलता है, नो डाउट अपन को 1993 ही करना है। लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन में 1993 नहीं दिख रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ने या गलत करने से बढ़िया है आंसर 1994 कर देना। ठीक है, ये पार्क में मेंशन है साफ। ठीक है, ये अपनी जो कम्युनिटी मेडिसिन की बुक है, पार्क में मेंशन। अब यहाँ किसी को कंफ्यूजन है तो वो दूर कर लो। ठीक, सबसे पहले कब लॉन्च हुआ, 1962 नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। RNTCP ने डॉट्स को कब अपनाया, 1993, नो डाउट। ठीक है, प्रोग्राम लंबा चला था, 1993 से 2006 तक चला था बेसिकली। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, 2 और बातें मैंने सुबह डिस्कस की थी आपके साथ। एक मैंने बोला था 1998,
1998 में ओनली 2% पॉपुलेशन अपन कवर कर पाए थे, ओनली 2% पॉपुलेशन अपन कवर कर पाए थे कवर्ड डॉट्स में, ठीक। और 24 मार्च या 2006 में अपन ने होल पॉपुलेशन कवर की थी, होल पॉपुलेशन कवर्ड, ठीक है। इन सब के अलावा आप जो भी नेट पे आप जो पढ़ रहे हो, नेट से पेपर नहीं बनेगा, पेपर बुक से ही बनेगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आ सकते हैं हिस्ट्री को लेके वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए 1 by 1, ठीक है। लॉन्च कब हुआ? 1962, 1993 डॉट्स को अपनाया गया। 1993 अगर आपको नहीं मिल रहा है तब आपको 1994 करके आना होगा, ये पार्ट में मेंशन है, मजबूरी हो जाएगी अपनी, ठीक। नेक्स्ट वो पूछता है स्टॉप टीवी स्ट्रेटजी, तो अपने को लिखना होता है 2005, ठीक। और लास्ट जो अभी रिसेंट जो चल रहा है एन टीवी स्ट्रेटजी, वो लिखना होता है अपने को 2015। तो ये तो हो गया हिस्ट्री वाला पार्ट। इसमें आप किसी को कंफ्यूजन है तो वो ऐसा कुछ नहीं, 1990, ठीक है। ये जितने भी आपने इंफॉर्मेशन ली है कंपटीशन बुक से या फिर नेट से, ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड बुक से पेपर में बनता है और रेफरेंस भी स्टैंडर्ड बुक के ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी मेडिसिन को लेके जो के पार्क बुक है उसमें जो लिखा गया है, उसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, उसी को ही सच माना जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एनआरएचएम आप देखना, ठीक है। एनआरएचएम जब आप बुक उठाओगे स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है 5 अप्रैल 2005, 5 अप्रैल 2005, ठीक है। बाकी आप नेट को उठा लो या कोई और बुक उठा लो, एनएचएम की बुक उठा लो, कोई सी भी बुक उठा लो, उसमें लिखा हुआ है 12 अप्रैल 2005, ठीक है। अब सपोज ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप 12 अप्रैल 2005 करके आ रहे हो आपको मिलेगा 0, ठीक है, क्योंकि पेपर नेट से नहीं बनता है, पेपर स्टैंडर्ड बुक से बनता है, ठीक है। तो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है 5 अप्रैल 2005, 7 साल के लिए, 2005 से 2012, इसे ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड एग्जाम के हिसाब से, आपके एग्जाम में 4 में से सबसे सही देखा जाता है कि 4 में से सबसे सही आंसर आपने क्या दिया है, उसी के आपको मार्क्स जो है ऑब्टेन किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को 3 या 4 5 सन याद रखने। 1962 नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, दूसरा 1993 डॉट्स अपनाया गया था, 1993 ऑप्शन में नहीं है, तब अपने को करना है 1994, ठीक है। तो जो बच्चे समझदार है, समझ रहे हैं एग्जाम्स के पैटर्न को, वो इसे फॉलो करें। नेक्स्ट अपने से पूछते हैं स्टॉप टीवी स्ट्रेटजी, उसके लिए लिखा जाता है 2005, ठीक है। और अगर अपने से कोई पूछता है एन टीवी स्ट्रेटजी, उसके लिए लिखा जाता है 2015, ठीक। ये तो हुआ हिस्ट्री वाला पार्ट। एन टीवी स्ट्रेटजी में क्या क्वेश्चन आता है? पहले स्टॉप टीवी स्ट्रेटजी, ठीक है। इसकी गिनती के 3-4 पॉइंट है, वो आप एक बार थोड़ा सा बस एक बार उसको पढ़ के चले जाना, हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए इसमें कि स्टॉप टीवी स्ट्रेटजी में क्या क्या अपन ने बेसिकली एक्शन लिए थे, ठीक है। नंबर 1, डॉट सर्विसेज को, डॉट सर्विसेज की इम्प्रूव क्वालिटी, स्ट्रेंथनिंग, पहला काम तो ये हुआ था कि जो अपना डॉट सर्विसेज चल रहा था डेली डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, उसकी क्वालिटी और इसकी स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करना, ये स्टॉप टीवी स्ट्रेटजी की पहला होता इंटरवेंशन। दूसरा, ठीक है, दूसरा आपसे पूछते साहब HIV TB को इन्फेक्शन, इसको एड्रेस करना, ये दूसरा होता की पॉइंट स्टॉप टीवी स्ट्रेटजी का 2005। तो गिनती के 3-4 पॉइंट है, इनको भी एक बार आप थोड़ा सा देख जाना। तीसरा,
स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी में। तीसरा बोला था कि साहब जो लोग हैं, पीपल लिविंग विद टीबी या जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें स्टिग्मा बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्टिग्मा, ठीक है। तो एक इसको मिनिमाइज करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। और चौथा जो है इसका वो था की पॉइंट, वो था रिसर्च डायग्नोसिस को लेके, रिसर्च ट्रीटमेंट को लेके, रिसर्च वैक्सीन को लेके, ठीक है। तो अगर स्टॉप टीबी स्टडी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं तो गिनती के 3-4 पॉइंट्स इनको एक बार थोड़ा सा देख जाना, क्या क्या चीज़ों पे जोर दिया गया। तो पहले डॉट्स जो ऑलरेडी चल रहा था उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, स्ट्रेंथनिंग करना, ठीक है, केस फाइंडिंग, केस डिटेक्शन और क्योर रेट वगैरह। दूसरा HIV टीबी को इन्फेक्शन जो है उस पर भी जोर दिया गया स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट, पीपल जो रह रहे टीबी के साथ, जो कम्युनिटी टीबी के साथ जी रही है, ठीक है, तो स्टिग्मा वाला फैक्टर भी उनके साथ आता है, उसको मिनिमाइज करना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लास्ट आता है रिसर्च में डायग्नोसिस को लेके, रिसर्च में ट्रीटमेंट को लेके, रिसर्च में वैक्सीन को लेके, बेसिकली किस तरीके से अपन टीबी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी के एक बार देख जाए, ठीक। पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट एक आता है आपका एंड टीबी स्ट्रेटजी। एंड टीबी स्ट्रेटजी 2015, एंड टीबी स्ट्रेटजी 2015। इसमें अपने से 2-3 चीजें एक्सपेक्ट होता है एग्जामिनर। पहला तो बोलते हैं विजन, ठीक है, क्या विजन है एंड टीबी स्ट्रेटजी का, एक तो अपने से ये पूछता है। तो साहब इस पे अपन बोलते हैं कि साहब अवॉइड, फ्री फ्रॉम टीबी, ठीक है। दूसरा बोलते हैं जीरो नंबर ऑफ डेथ, जीरो नंबर ऑफ डिजीज, जीरो नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज इफेक्ट्स, ठीक। तो दो तो ये विजन फिक्स है ना, ये विजन अपने को ऐसे की ऐसे पूछे जाते हैं कि साहब जो एनटीबी स्ट्रेटजी 2015 उसका विजन क्या है। विजन में 2 बातें लिखनी होती है कि साहब एक ऐसा वर्ड फ्री फ्रॉम टीबी का 0 केस, एक भी नहीं, ठीक। दूसरा, नंबर ऑफ डिजीज 0, नंबर ऑफ डेथ 0, ठीक है, या जिन लोगों में टीबी हुई थी या सफर हुए जो पेशेंट्स हैं बेसिकली, उनके नंबर को 0 करना, ठीक है, रिहेबिलिटेशन के थ्रू। एक आपसे पूछेंगे गोल, ठीक, एनटीबी स्ट्रेटजी का। तो विजन अलग चीज है, गोल अलग चीज, ठीक है। गोल में बोलते हैं साहब टू एंड द ग्लोबल टीबी एपिडेमिक। तो 2 पॉइंट आपको ये आप पढ़ के जाने घर से, ठीक है। विजन, अगर एनटीबी स्ट्रेटजी की विजन की बात करता है तो क्या लिखा जाता है, एनटीबी स्ट्रेटजी गोल की बात करता है तो क्या लिखा जाता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनते हैं एनटीबी स्ट्रेटजी पे, 3 चीजें पूछते हैं, 3 चीजें पूछी जाती हैं अपने से एनटीबी स्ट्रेटजी को लेकर। तीन चीजें पूछी जाएंगी अपने को एनटीबी स्ट्रेटजी को लेकर, ठीक है। पहला बोलता है कि साहब डिक्रीज इन, ठीक है, पहला लिखा जाता है डिक्रीज इन नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू टीबी, ठीक। एक लिखा जाता है डिक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ टीबी, ठीक। एक अपने से बोला जाता है नंबर ऑफ फैमिलीज सफरिंग फ्रॉम कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर, ठीक।
3 पॉइंट अपने को ये याद रखें। ईयर कौन कौन से टारगेटेड है? ईयर आपके 2020, 2025, 2030 और लास्ट है 2035। ठीक है, ये फिगर लर्न करके जाने अपने को। ठीक है, एनटीबी स्ट्रेटजी के जो टारगेट है 2020 तक के हैं, 2025 तक के हैं, 2030 तक के हैं, 2035 तक के हैं। ठीक है, उसमें पहला जो पॉइंट है वो है डिक्रीज इन नंबर ऑफ डेथ। टीबी के कारण जो मृत्यु हो रही है, डेथ जो हो रही है, उनकी डिक्रीज। तो साहब 2020 तक टारगेटेड है 35%, 25 तक टारगेट है 75%, 30 तक 90% और 35 तक 95%। ये फिगर अपने को लर्न करने पड़े। ठीक है, इंसिडेंस की बात करें, इंसिडेंस का मतलब नए केसेस, इंसिडेंस का मतलब नए केसेस। तो साहब 20%, 50%, 80%, 90%, 90%, 90%। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आता है फैमिली सफरिंग फ्रॉम कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर। एक वर्ड आया है कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर। सुना है कभी किसी ने भी शब्द? कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या हुआ? क्या होता है कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर? किस तरह के खर्चे को अपन कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर बोला करते हैं? अगर किसी ने कहीं भी वर्ड सुना है, किसको बोलते हैं अपन कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर? कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर। ठीक है साहब, कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारे घर में हेल्थ पर, ठीक है, हेल्थ पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है, हेल्थ पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं अपन कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये तो लगभग सभी को मालूम है। टीबी का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट सेटअप में हर तरीके से फ्री है। ठीक है, टेस्ट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, दवाई से लेकर अपन कहीं भी किसी पेशेंट से कोई भी खर्चा नहीं ले रहे। ठीक, तो यहाँ अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ आंसर सब में रहेगा 0, सब में रहेगा यहाँ पे 0। तो ये फिगर्स थोड़े से अपने को लर्न करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि एनटीबी लेटेस्ट वो है कंसेप्ट टीबी को लेके, क्योंकि टीबी को अपन बेसिकली एलिमिनेट करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से अपने से पूछा था, ये है। ठीक साहब, तो अपने काम की चीज़ एनटीपी रहेगी 1962। अपने काम की चीज़ आरएनटीसी डॉट्स कब अपनाया गया, कब अडॉप्ट किया? 1993। नहीं मिलता है ऑप्शन में, तब लिखना है अपन को 1994। ठीक, स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी 2005 और आती है एनटीबी स्ट्रेटजी 2015। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1998 2% पॉपुलेशन कवर थी, 2006 तक पूरी पॉपुलेशन कवर हो गई। नॉलेज के हिसाब से आप चाहो तो दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अपने काम की चीज़ रहेगी स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी। इसमें 3-4 पॉइंट है। टॉर्च की क्वालिटी इंप्रूव करना, एचआईवी के पेशेंट्स को बेसिकली उनको बी ओरिएंटेशन देना, और जो लोग रह रहे हैं टीबी के साथ कम्युनिटी में स्टिग्मा को लेकर, उनको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू उनको मोटिवेट करना। नेक्स्ट अपन बोलते हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन में जो भी अपन क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक, एनटीबी स्ट्रेटजी एक विजन गोल। ठीक है, विजन में आप बोलोगे साहब एक संसार, एक वर्ड जिसमें टीबी बिल्कुल फ्री हो, एक भी पेशेंट टीबी से सफर ना हो, 0 नंबर ऑफ डेथ, 0 नंबर ऑफ डिजीज, सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड डिजीज इफेक्ट। जो बच्चे जो पेशेंट सफर हो रहे हैं बेसिकली टीबी से, ठीक है, उनकी मिनिमाइज करना है, उनको नंबर 0 करना है। गोल की बात करें टू एंड द ग्लोबल टीबी एपिडेमिक, मतलब दोबारा एपिडेमिक, दोबारा टीबी के बहुत सारे केसेस एक साथ ना आ पाए। लास्ट कुछ फिगर्स हैं। ठीक है, 2020 तक, 2025, 2030, 2035। ये कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि नंबर ऑफ डेथ 0। ठीक है, वो अपना विजन है ना, ठीक है, वो अपना विजन है, लेकिन वो एकदम से पूरा नहीं होगा। 2035 तक अपना टारगेट है 95% तक कम हो जाए, उसके बाद अपन 0 पे भी आ जाएंगे। नए केसेस की अगर बात करें, नए केसेस की कमी की बात करें, तो अपन 2020 तक 20%, ठीक है, 2025 तक 50%, 2030 तक 80%, 2035 तक 90%। ठीक है, फैमिलीज जो हेल्थ पर जो खर्चा हो रहा है, कैटास्ट्रोफिक जो एक्सपेंडिचर हो रहा है बेसिकली, तो अपने टीबी के डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक हर चीज़ इसीलिए फ्री की गई है ताकि किसी भी फैमिली को कुछ बेसिकली इस पर इन्वेस्ट ना करना पड़े। ठीक, तो एक एनटीबी स्ट्रेटजी को भी आप थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, ये सबसे लेटेस्ट मॉडल। नेक्स्ट
नेक्स्ट बच्चे कंफ्यूज है कैटेगरीज को लेकर। नेक्स्ट बच्चे कंफ्यूज है कैटेगरीज को लेके कि कितनी कैटेगरीज है, किसमें कौन आता है, बेसिकली कितनी कैटेगरीज है, किसमें कौन आता है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, कैटेगरीज की बात करोगे, कैटेगरी फर्स्ट है, कैटेगरी सेकंड है, कैटेगरी थर्ड भी है, कैटेगरी फोर्थ है, कैटेगरी फिफ्थ है। ठीक है, टोटल 5 कैटेगरी है। ठीक है, किस में कौन आता है ये बात अपन ने सुबह भी की थी, मैं रिवाइज कर देता है। वो कह रहा है साहब कैटेगरी फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेस के लिए, केवल और केवल न्यू केसेस, नया केस जिसने आज तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, बेसिकली वो कैटेगरी फर्स्ट। ठीक है ना, नया केस स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव भी हो सकता है, नया केस स्पूटम स्मीयर नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, किसी भी पेशेंट ने आज तक टीबी का ट्रीटमेंट अगर नहीं लिया है, वो आज की डेट में अगर स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव है तो भी कोई बात नहीं, अगर वो स्पूटम स्मीयर नेगेटिव है तो भी कोई बात नहीं, उसको कैटेगरी फर्स्ट में ही रखा जाए। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी सेकंड में आता है प्रीवियसली ट्रीटेड। प्रीवियसली ट्रीटेड, ठीक है, जिसने पहले कितने ही ड्यूरेशन का कोई भी ट्रीटमेंट लिया है। ठीक है, भले ही उसको दोबारा टीबी हो गई हो, भले ही उसने ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया हो, भले ही उसका ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाया हो, देखिए वो हो जाएगा कैटेगरी नंबर सेकंड। ठीक, कैटेगरी फोर्थ में आता है एमडीआर टीबी, और कैटेगरी फिफ्थ में आता है एक्सडीआर टीबी। पहले कभी कैटेगरी थर्ड हुआ करती थी, कैटेगरी थर्ड को, उस वाली कैटेगरी को तो खत्म कर दिया है। नई कैटेगरी थर्ड में जिसको रखा जाता है दैट इज रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी, जिसको अपन बोलना पसंद करते हैं आरआर टीबी। तो जिसको कैटेगरीज को लेकर कंफ्यूजन है वो कैटेगरीज वाला कंफ्यूजन दूर कर ले। ठीक है, पहले भी 5 कैटेगरी थी, अब भी 5 कैटेगरी है, लेकिन मॉडिफाई किया है बेसिकली अपन ने। कैटेगरी फर्स्ट में अपन ने रखे हैं सिर्फ नए केसेस, स्पूटम स्मीयर नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता। कैटेगरी सेकंड में अपन ने रखे हैं प्रीवियसली ट्रीटेड। ठीक है, कोई सा भी केस रहा हो, लेकिन उसमें कभी अगर एक बार भी दवाई दी है, ठीक है, तो प्रीवियसली ट्रीटेड। कैटेगरी थर्ड एक नई कैटेगरी है, सिर्फ एक ड्रग से रेजिस्टेंस, रिफाम्पिसिन से रेजिस्टेंस है, उसको रखा है अपन ने कैटेगरी थर्ड में। कैटेगरी फोर्थ में अपन ने बात की है एमडीआर टीबी की, और कैटेगरी फिफ्थ में अपन ने बात की है एक्सडीआर टीबी की। 5 तो ये कैटेगरीज हुआ करती है। कैटेगरीज को लेकर किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज है, 5 कैटेगरीज। ठीक है, और किसका कंफ्यूजन हो तो आप डाल देना। अपन ने हिस्ट्री की बात कर ली, अपने कैटेगरीज की बात कर ली। ठीक है, ड्रग्स की बात अपन ने कर ली थी कल को, किसमें कौन सी ड्रग आती है। ठीक, कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट सेकंड के लिए मैंने बोला था साहब 2 महीने तो चलेगी आपकी HRZ, ठीक है, और 4 महीने चलेगी आपकी HRE। ठीक है, पायरिजिनेमाइड कभी भी सेकंड कैटेगरी में नहीं जाता। ये आपकी इंटेंसिव फेज और ये आपकी कंटिन्यूएशन फेज, ये आपकी इंटेंसिव फेज और ये आपका एक होती है आपकी कंटिन्यूअस फेज। ठीक, कैटेगरी थर्ड रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी, ये मैंने सुबह डिस्कस नहीं किया था, ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, कैटेगरी थर्ड में जो रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट जो टीबी हुआ करते हैं, उसको अपन कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो साहब इसमें अपन 6 से 9 महीने तो अपन देते हैं। एक तो लीवोफ्लॉक्सासिन, एक अपन देते हैं कैनामाइसिन, एक अपन देते हैं इथोनियामाइड,
एक अपन देते हैं साइक्लोसेरिन, एक अपन देते हैं इथैम्ब्यूटोल, एक अपन देते हैं पायरिजिनेमाइड, एक ड्रग अलग है बस, ठीक है, एक ड्रग अलग है, एक अपन यहाँ ऐड करते हैं आइसोनियाजिन, ठीक है, केवल एक ड्रग अलग है इंटेंसिव फेज में 6 से 9 महीने के लिए। बाकी बात अपन सुबह कर ही चुके हैं। इंजेक्टेबल कोई जाएगी नहीं उस कैटेगरी में, हटा दिए, ठीक है। पायरिजिनेमाइड कोई जाएगी नहीं उस कैटेगरी में, हटा देते हैं, ठीक है। बाकी सारी ड्रग वैसे की वैसे आ जाएगी, बाकी जितनी भी ड्रग है वो सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है। और ये कोर्स चलता है 18 महीने, 18 महीने, और ये 6 से 9 महीने, ठीक है। एमडीआर टीवी की बात अपन ने सुबह कर ली थी, एक्सिया टीवी की बात अपन ने कर ली थी। एक कैटेगरी थर्ड जो थी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट टीवी, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो पांचों कैटेगरी अपन ने डिस्कस कर लिया। लास्ट आपने दो नाम लिखे थे, एक डॉट्स 99, एक आपने लिखा था निक्षय, एक आपने लिखा था निक्षय, एक डॉट्स 99, एक आपने लिखा था निक्षय, ठीक है। तो ये एडवांस वर्ड्स है, इनको समझ लो क्या क्वेश्चन आते हैं डॉट्स 99 पे, निक्षय पे। डॉट्स 99 कहता है कि साहब अब जो ड्रग दी जा रही है, ठीक है ना, अब टीबी का ट्रीटमेंट है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, डेली बेसिस पे, ठीक है। अब टीवी पे जो चेंज किए गए आरएनटीसी पे 2018 के बाद में, तो कह रहा था फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, डेली बेसिस पे। पहले अलग अलग दवाइयाँ दी जाती थी, अब बाकी दवाइयों की कॉम्बिनेशन बना के दवाइयों की संख्या पहले से बहुत कम कर दी है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को दिया जाता है एक ब्लिस्टर, इसमें पेशेंट को दिया जाता है एक ब्लिस्टर, रैपर दिया जाता है, रैपर दिया जाता है, ठीक है। ये है टेबलेट रैपर में, ठीक है। तो डॉट्स 99 वैसे ही समझ लो, हर जो भी आप ब्लिस्टर या जो रैपर दिया जा रहा है, बेसिकली जैसे ही पेशेंट इसको ओपन करेगा, ठीक है, जैसे ही पेशेंट इसको ओपन करेगा, ठीक है, इसमें अंदर होते हैं हिडन मोबाइल नंबर, जैसे ही पेशेंट दवाई खा लेगा, ठीक है, इस नंबर पे वो देगा मिस कॉल, इस नंबर पे देखो मिस कॉल, ठीक है। पहले अपन पेशेंट को बुलाया करते थे, अब पेशेंट को नहीं बुलाते हैं, अपन पेशेंट को अपन एक रैपर दे देते हैं, रैपर में दवाई हुआ करती है, जैसे वो टैबलेट खोलते हैं उसके अंदर एक बेसिकली मोबाइल नंबर होता है, जैसे वो टैबलेट ले लेते हैं मोबाइल नंबर को मिस कॉल देता है, तो इससे पेशेंट का कंप्लायंस और अडेरेंस, ठीक। तो अगर डॉट्स 99 अगर आपसे कोई पूछ लेता है, तो डॉट्स 99 का बेसिकली टारगेट है कंप्लायंस या फिर अडेरेंस, ठीक है। एक तो डॉट्स 99 को पढ़ जाना, सिंपल सा कंसेप्ट है, पेशेंट को रेफर देंगे, टैबलेट होती है, जैसे वो टैबलेट खाएगा, रेफर खोलेगा, उसके अंदर मोबाइल नंबर होता है, उससे मिस कॉल दे देगा, वहाँ रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ पेशेंट ने दवाई खा ली है, तो इससे कंप्लायंस बनी रहती है, अडेरेंस बना रहता है, पेशेंट से टच बना रहता है, ठीक है, और टीबी कंट्रोल होना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एक आता है निक्षय, एक आता है आपका निक्षय, और एक वर्ड है निश्चय, ठीक है। दोनों नामों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों लगते एक जैसे, ठीक है। यह है आपका निक्षय, ठीक है, और जबकि ये है आपका निश्चय, ठीक। तो दोनों की स्पेलिंग थोड़ा सा ढंग से देखना, निक्षय का क्वेश्चन है कि निश्चय का क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी हिंदी थोड़ी सी अपने को लगभग सभी को आती है। अपन टीवी को बेसिकली शहरो बोला करते हैं, टीवी को अपन बोला करते हैं शहरो। तो जिस नाम में शय आ रहा हो वो टीवी का क्वेश्चन है, जिस नाम में निश्चय आ रहा है वो कुछ और है। निश्चय तो बेसिकली होता है प्रेगनेंसी किट, निश्चय तो होता है आपका बेसिकली प्रेगनेंसी किट, ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन होगा। निक्षय है आपका एक सॉफ्टवेयर,
ठीक है, क्या काम आता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ टीबी पेशेंट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ टीबी पेशेंट्स। ठीक है, भले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, भले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, और क्या यूज हो सकता है इसका? ठीक है, तो मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, ठीक है, और डिजीज बर्डन, नंबर ऑफ पेशेंट्स के काउंट। ठीक, तो दो वर्ड आप ये पढ़ जाना। ठीक है, निश्चय और निश्चय अलग चीज रहेगा। निश्चय में शय आता है, शय रोग टीबी को बोला करते हैं पर हिंदी में। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, कुछ भी नहीं है। जब भी पेशेंट जैसे ही पहली बार रजिस्टर होगा तो इसी सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाता है बेसिकली। तो मॉनिटरिंग के काम आता है, सर्विलेंस के काम आता है, डिजीज बर्डन के काम आता है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं बेसिकली कंट्री में या किसी भी स्टेट में, वो भी थोड़ा सा ईजी होता है, ट्रेस करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, निश्चय पे तो रजिस्ट्रेशन टीबी पेशेंट का होता ही होता है। ठीक है, तो ये सुबह की क्लास में जो कुछ रह गई थी चीज़ें ये अपन ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग शेयर कर लेना, अपन उसको भी डिस्कस करें। अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। नया टॉपिक जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन से भी अच्छे क्वेश्चन देखे गए। क्या क्या पूछा था न्यूट्रिशन पे, स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं न्यूट्रिशन को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंपल सा एग्जांपल। वो कह रहा साहब न्यूट्रिशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपन एग्जांपल लेते हैं। वो कह रहा साहब दुनिया का कोई भी व्हीकल हो, किसी भी तरह का व्हीकल हो बेसिकली। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह के व्हीकल को रन करना चाह रहे हो, चलाना चाह रहे हो बेसिकली, ठीक है, तो प्राइमरली अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ की जरूरत पड़ेगी दैट इज फ्यूल। ठीक, ये बात समझते हैं अपन, कॉमन सी बात। आप किसी भी व्हीकल को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो, व्हीकल को आप रन करना चाह रहे हो, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट बनेगी किसी व्हीकल की, ठीक है, वो बनेगी फ्यूल। ठीक है, क्लियर है चीज़? ठीक है साहब। नेक्स्ट वो कह रहे साहब अगर एक फ्यूल से एक गाड़ी रन कर रही है तो इसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो है, कोई ना कोई साइंस तो है। ठीक, तो एक वर्ड अपन ने समझ लिया कि हाँ साहब फ्यूल आप यूज़ करते हो, गाड़ी रन करती है, तो कोई ना कोई साइंस तो इसमें है। ठीक, फ्यूल में एग्जामिनर बोलता है, ठीक है, फ्यूल में अगर हम बात करें मेन तो अगर साहब फ्यूल में इंपॉर्टेंट नाम अपनी जुबान पे जनरली क्या आता है? या तो गाड़ी पेट्रोल से चलती है या फिर गाड़ी डीजल से चलती है। ठीक, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपके लुब्रिकेंट्स हो गए, आपके ऑयल हो गया, ठीक है, आपके लुब्रिकेंट्स हो गए, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है। इस फ्लो डायग्राम से अपन चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या सब नॉर्मल सी बात है, कोई भी गाड़ी कोई भी व्हीकल अगर आप रन करना चाहते हो आपको उसमें रोज फ्यूल डालना ही पड़ेगा अगर आप उसको चलाना चाह रहे हो। ठीक है, फ्यूल में मेन नाम जो अपने दिमाग में आता है फिर जुबान पे आता है या तो पेट्रोल या डीजल की गाड़ी। ठीक है, डीजल की गाड़ी तो डीजल, पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल। ठीक, बट फिर भी पेट्रोल और डीजल के अपार्ट भी एक चीज़ है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको सर्विसिंग करानी पड़ती है, लुब्रिकेंट्स यूज़ करना पड़ता है, ऑयल यूज़ करना पड़ता है, ग्रीस यूज़ करना पड़ता है ऑल ओवर मेंटेनेंस के लिए गाड़ी को। ठीक है, इसको अपन अपने चैप्टर से जोड़ लेते हैं। वो कह रहे साहब अपना चैप्टर भी कुछ ऐसा ही है। ठीक, अपना चैप्टर बोलता है कि साहब जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल डालना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें किसी भी बॉडी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जरूरत क्या पड़ती होगी, तो नो डाउट आपकी जुबान पे एक ही नाम आएगा एंड दैट इज फूड। ठीक है, फूड को टेक्निकली अपन बोले तो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फूड को हम टेक्निकली बोले तो हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं वैसे। ठीक, अब वो बोल रहे साहब जैसे आप फ्यूल यूज़ करते हो, व्हीकल रन करता है, वैसे हमको इसके लिए रोज लेना पड़ता है, फूड लेना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि हमारा बॉडी हेल्थ मेंटेन रहे। ठीक है, इस साइंस को बेसिकली अगर हम नाम देना चाहें, ठीक है, तो इस साइंस को अपन नाम देते हैं न्यूट्रिशन। इस साइंस को अपन क्या नाम देना पसंद करते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब वो साइंस जो डील कर रही है बॉडी हेल्थ को फूड से, बेसिकली उस साइंस को अपन जो नाम देना पसंद करते हैं। जो एग्जामिनर हमसे पूछता है डिफाइन करो न्यूट्रिशन को, तो न्यूट्रिशन को डिफाइन किया जाता है कि साहब ये कोई ऐसी साइंस जो
दो चीज़ों को आपस में कोरिलेट कर दिया है। बॉडी हेल्थ को ये रिलेट कर दिया आपके फूड से या फिर न्यूट्रिएंट से, ठीक। हाँ, फ्यूल को तो आपने दो भागों में बांट दिया, न्यूट्रिएंट्स को भी दो भागों में बांटा जाता है क्या, ठीक। तो नाम अपन सुनते ही हैं, ठीक है। तो कह रहे सही बात है, जो मेन नाम होता है उसे अपन बोलना पसंद करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक। और जो कम चाहिए होते हैं पर रोज चाहिए होते हैं उसको अपन नाम देना पसंद करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो गाड़ी और फ्यूल के एग्जांपल से बेसिकली आप इस चैप्टर को रिलेट कर लीजिए। अगर आपसे पूछते हैं न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है, कुछ नहीं, साइंस है बेसिकली जो बॉडी हेल्थ को फूड से या न्यूट्रिएंट से रिलेट कर रही है। तो कह रहे साहब जैसे आप फ्यूल को क्लासीफाई करते हो न्यूट्रिएंट्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, तो अपन बोलेंगे कि जो अपने को रोज चाहिए होते हैं, रोजमर्रा की जरूरत होती है, ज़्यादा चाहिए होते हैं, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक। जो आपको कम मात्रा में चाहिए होते हैं, रोज चाहिए होते हैं बट कम मात्रा में चाहिए होते हैं, उनको अपन नाम देना पसंद करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो यहाँ से अपना स्टार्ट होगा चैप्टर। वो कह रहे साहब बॉडी हेल्थ की बात कीजिए। बॉडी हेल्थ को अगर आप सीधा न्यूट्रिएंट से जोड़ोगे, सीधा न्यूट्रिएंट से जोड़ोगे, ठीक है, तो इसी साइंस को अपन ने नाम दे दिया न्यूट्रिशन, इसी साइंस को अपन ने नाम दे दिया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो मेन कैटेगरी हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। एक को आप नाम देते हो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे को आप नाम देते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरे को आप नाम देते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से नाम आते हैं लगभग अपने को सबको मालूम ही है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अपन तीन नाम लेना पसंद करते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दूसरा प्रोटीन्स और तीसरा फैट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में तीन इंपॉर्टेंट नाम जो अपने को लगभग सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट को क्लासिफाई करना चाहे अपन तो दो कैटेगरी में कर सकते हैं। पहला आप बोलेंगे मिनरल्स और दूसरा आप बोलेंगे एलिमेंट्स, दूसरा आप बोलेंगे एलिमेंट। तो इस फ्लो चार्ट से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर को कि साहब न्यूट्रिएंट्स को बॉडी हेल्थ से जोड़ के आपने न्यूट्रिशन वाला साइंस जनरेट किया, न्यूट्रिएंट्स को आपने क्लासीफाई किया, तो जो मेजर अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज़्यादा चाहिए होते हैं, वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो अपन ने तीन नाम बोले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अपन दो में क्लासीफाई करेंगे, एक होगा अपना मिनरल्स और दूसरा होगा अपना एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले अपन आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक, इसको आप एक डायग्राम से याद रखना ज़्यादा सही है। ठीक है, इसको अपन डायग्राम से याद रखेंगे तो थोड़ा सा अपने इमेजिनरी वहाँ पे कंफ्यूजन कम होंगे। तो साहब एक तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब अपने डाइट में सबसे मैक्सिमम पार्ट किसका होना चाहिए, ठीक है, अपने डाइट में सबसे मैक्सिमम पार्ट किसका होना चाहिए, मैक्सिमम पार्ट किसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने से पूछा जाता है कि साहब हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, सबसे मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो किसका होना चाहिए, मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर डाइट किसका होना चाहिए, ठीक है। तब हम नाम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट। दूसरा क्वेश्चन अपने से पूछते हैं कि साहब पर ग्राम, प्रति ग्राम सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी प्रति ग्राम सबसे ज्यादा कौन देता है। तब अपन आंसर दिया करते हैं फैट। कितनी अभी बताएंगे थोड़ी देर में। लास्ट में अपने से पूछता है कि साहब जितने भी अपन न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, ठीक। तब अपन नाम लेना पसंद करते हैं प्रोटीन का। तो तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट अपने पास, तीनों पे एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक। एक आपसे पूछेगा साहब आपकी डाइट का सबसे बड़ा जो बल्क पार्ट होता है, मैक्सिमम जो आपका पार्ट होता है डाइट का, वो कौन होता है, तो अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वो पूछता है प्रति ग्राम सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, तो अपन नाम लेते हैं फैट का।
नेक्स्ट वो पूछता है कि सब सभी जो तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको माना जाता है, तब अपन नाम पसंद करते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप इन पे थोड़ा सा एक बार मैं आगे डिटेल में अपन इनको लेंगे। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कह रहे 2 कैटेगरी अपन ने बोली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। एक तो आपने बोली मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स को आप आयंस भी समझ सकते हो, ठीक है, मिनरल्स को आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरी कैटेगरी आपने बोली एलिमेंट्स, ठीक है। एक तीसरी कैटेगरी स्पेसिफिक जो हुआ करती है वो हुआ करती है विटामिन्स की, तो विटामिन्स को तो डिटेल में पढ़ा ही जाता है, खैर, ठीक है। मिनरल्स एक कैटेगरी होगी आपकी मिनरल्स की होगी, आयंस की होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की होगी, दूसरी कैटेगरी होगी आपकी एलिमेंट्स की। मिनरल्स में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, ये फिजियोलॉजी में आप कंसल्ट करते हैं, मतलब अपनी बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आयन होते हैं फिजियोलॉजिकली जो लगभग डेली रूटीन में हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। तो आप बोलोगे साहब मेन नाम में पहला आता है सोडियम, दूसरा नाम आता है पोटेशियम, तीसरा नाम आता है कैल्शियम, एक आता है आपका मैग्नीशियम, एक आता है आपका फॉस्फोरस या फिर फॉस्फेट, ठीक है। ये सब आयन सी हुआ करते हैं वैसे, ठीक है। सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, फॉस्फेट -3, ठीक है। तो आप मिनरल समझ लो, आयन समझ लो, इलेक्ट्रोलाइट समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल जितने भी फिजियोलॉजी में आयंस पढ़ा करते हैं, ठीक है, उन सब की बात हो रही है बेसिकली। एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स में मेन जो हमें डिस्कस करना है, एलिमेंट्स में मेन जो हमें डिस्कस करने हैं, पहला रहेगा आयरन, दूसरा रहेगा आपका कॉपर, तीसरा रहेगा आपका कोबाल्ट, चौथा रहेगा आपका आयोडीन, पांचवा रहेगा आपका फ्लोरीन, छठा रहेगा आपका जिंक, और एक इंपॉर्टेंट नाम रहेगा आपका सेलेनियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो अपने को थोड़ा डिटेल में थोड़ा अपने को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपने 3 नाम ले लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। सबसे ज़्यादा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा जो खाया जाता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सब प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देता है दैट इज फैट, ठीक है। और अगर प्रोटीन बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है तीनों में, तब का नाम लिया करते हैं प्रोटीन्स का। विटामिन डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स से आयंस में जितने भी आप फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं लगभग सारे वो आयन आ जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट वगैरह सारे आयन। एलिमेंट्स की बात करोगे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो पूछे जाते हैं, या तो आयरन पे क्वेश्चन आता है, कॉपर पे आता है, कोबाल्ट पे आता है, आयोडीन पे आता है, फ्लोरीन पे आता है, जिंक पे आता है, सेलेनियम पे आता है। इन पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, दोबारा मिलते ब्रेक 5 मिनट, थैंक यू।